बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत में इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट में भी एक दूसरे के सामने हैं, जबकि पार्लियामेंट के बाहर भी। ना सिर्फ अदालतों में भी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के आमने सामने हैं, बल्कि आवाम में भी हुकूमत और अपोजिशन पीडीएम के नाम पर एक दूसरे का सामना कर रही हैं। अगर बात करें पार्लियामेंट की, तो कल का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ना सिर्फ हुकूमत के लिए इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है, बल्कि अपोजिशन को की सियासत को जो जिंदा रखने के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। कल के मुश्तरका इजलास में हुकूमत कोशिश करेगी कि पेश किए जाने वाले 8 बिल इत्तेहादियों की कुव्वत से पास करवा लिए जाएं। इससे कबल हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलवाकर एक रोज कबल कैंसिल कर दिया। अब जब वजह सामने आई तो पता ये चला कि इत्तेहादी वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, जिसके बाद अपोजिशन की तरफ से खुशखबरियां आने लगी कि अपोजिशन इत्तेहाद पार्लियामेंट में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान के नंबर पर सबकत ली गई है। हुकूमत ने दोबारा इत्तेहादियों से राब्ते किए, इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लिया गया और कल दोबारा मुश्तरका इजलास की तारीख दे दी गई। कल के इजलास के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिल पास करवाने के हवाले से बड़े सेटिस्फाइड और बड़े मुतमईन से नजर आते हैं। आज जब सहाफ़ियों ने वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से सवाल किया तो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब क्या दिया, सुनिए जरा। एक मिनट रुक जाए सर एक मिनट रुक जाए। वो जब कदम रखता है ग्राउंड में तो वो हमेशा समझता वो जीतेगा। थैंक यू सर। पीटीआई के लिए कल के इजलास में सबसे अहम बिल ईवीएम और इलेक्शन इस्लाहात से मुताल्लिक है। अगर हुकूमत इस बिल को पास करवाने में कामयाब हो जाती है तो मुल्क की तारीख में आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होंगे, जिसकी मुखालफत अपोजिशन जमातें पहले दिन से करती आ रही हैं, क्योंकि अपोजिशन जमातें ईवीएम को इलेक्शन चोरी करने का एक नया तरीका करार दे रही हैं। ज़राए से मिलने वाली खबरों के मुताबिक दोनों ऐवानों में हुकूमत और इत्तेहादियों की कुल तादाद जो है वो 221 है, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 219 है, जिससे हुकूमत को कल के इजलास में 2 वोटों से बरतरी मिल रही है अपेरेंटली। अब ये तो कल का दिन तय करेगा कि जब वोटिंग होगी कि किसके पास ज्यादा अरकान है। मगर आज मौलाना फजल रहमान ने, जो कि पीडीएम के सरबराह हैं और अवाम की तरफ से अपोजिशन के नुमाइंदा बनकर बैठे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि हुकूमत की छोटी इत्तेहादी जमातों की गर्दन पर हुकूमत जो है वो बूट रखकर उन्हें मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए मजबूर कर रही है। इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। आखिर जरूरत क्या है? ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है। इस सारे मामले को मशकूक बनाता है। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। इसी पर बात करेंगे कि क्या कल का इजलास हुकूमत और अपोजिशन के लिए आइंदा के 1.5 साल की सियासत के रास्ते इस्तवार करेगा या हुकूमत को मजीद मुश्किलात का सामना होगा। जबकि एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ऐसा बयान किसी नए सियासी तूफान का अंदिया दे रहा है क्या? और साथ में ये भी बात करेंगे कि साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम के बयान हल्फी पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें राना शमीम पेश तो नहीं हुए, जबकि उनकी जानिब से उनका बेटा जो है वो अदालत में पेश हुआ। अदालत की जानिब से तमाम फ़रीक़ैन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं जी, और आइंदा समाअत पर चीफ जज राना शमीम को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी से भी इस्तफसार किया कि यह हल्फनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं। 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई, 16 जुलाई को अपीलें फाइल हुई। मैं और जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी पर थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने केस मुकर्रर हुआ। अपीलों की पैरवी ख्वाजा हारिस कर रहे थे। क्या आपने ख्वाजा हारिस से पूछा कि इलेक्शन से पहले केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की उन्होंने कोई दरखास्त की थी? ख्वाजा हारिस जानते थे कि उसी रोज सजा मुअत्तल हो ही नहीं सकती। अब चीफ जज राना शमीम सबूत देने में कामयाब नहीं हो सके तो सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन नसरुल्लाह मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। मलिक साहब, सबसे पहले कल जो बिल पेश होने जा रहे हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। 8 में से सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल जिसको बताया जा रहा है वो ईवीएम के हवाले से बिल है। क्या आपको लगता है कि अगर ये बिल कल पास हो जाते हैं तो पाकिस्तान की ये जो अगले इलेक्शन में जो सियासत है, यानी अगले 5 साल की जो सियासत है, उसका भी किसी हद तक जो है वो फैसला हो जाएगा? बिकॉज अपोजिशन बहुत डरी हुई इस हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस पर भी ईवीएम के ऊपर भी हुकूमत सियासत कर रही है, और हुकूमत ये तासर देना चाहती है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चाहती है, अपोजिशन नहीं चाहती, वो शफाफ इंतखाबात मुल्क के अंदर चाहती है।
اس EVM کے اوپر سب سے جو بڑا سٹیک ہولڈر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سفارشات کو یا ان کی طرف سے جو کچھ رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں اب ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ایک ٹکر لے کے اب کھڑے ہو گئے. آپ کے وفاقی وزراء الزامات عائد کر رہے ہیں. اگرچہ فواد چوہدری صاحب نے معافی مانگ لی لیکن کتنے سنگین الزامات لگائے گئے. اعظم سواتی صاحب نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الزامات لگائے اس سے آپ کا سارا عمل ایک مشکوک ہو جاتا ہے. یعنی جس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کا انعقاد کروانا ہے آپ اس کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں, اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے فنڈز روک رہے ہیں. آپ KPK کے اندر بلدیاتی انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے لیکن آپ نے فنڈز روکے ہوئے, فنانس ڈویژن نے ان کو فنڈ نہیں دیے. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں لیکن آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ شفاف انتخابات چاہتے ہیں. پھر اپوزیشن آپ کے اس پورے پروسیس سے مطمئن نہیں ہے, پھر آپ کے اتحادی آپ کے مطمئن نہیں ہیں, اور آپ کے اتحادی MKM بار بار کہہ چکی ہے کہ ہمارے سوالات تھے ان کے ہمیں جوابات ملنے چاہیے تھے. آپ نے ان کے جوابات دینے کی بجائے جو مولانا فضل الرحمان بڑے سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں آپ نے سہارا لیا. پھر لوگوں کو ڈرانے کا, دھمکانے کا, اور لوگوں کو ٹیلی فون کالز کی بھی بات کی جا رہی ہے, لوگوں کو اجلاس میں اپوزیشن کے لوگوں کو نہ آنے کی بات کی جا رہی ہے. تو آپ کا سارا پورا عمل مشکوک ہو جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے الزامات بڑے کوئی عام الزامات نہیں ہیں, بڑے سنجیدہ الزامات ہیں کہ اسمبلی کے اجلاس کے لیے حکومت کو اگر کہیں سے فون کالز کروانی پڑ رہی ہیں تو آپ اس سے خود سوچ سکتے ہیں کہ اتحادی, اس کا مطلب یہ کہ اتحادیوں کو آپ ڈرا دھمکا کر اجلاس میں لانا چاہتے ہیں. اور اگر اس اجلاس میں لا کے آپ ثابت کر بھی لیتے ہیں, آپ منظوری بل کی کروا بھی لیتے ہیں, تو فردر اس کا کتنی مشکلات ہوں گی. کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیا پاکستان میں عملہ, کیا پاکستان کا ووٹر اس کی اتنی ٹریننگ ہوگی کہ وہ EVM کو استعمال کر سکے گا. یہ بڑے اہم سوالات ہیں لیکن حکومت جلدی ان چیزوں کو کرنا چاہتی ہے. کیا ڈیسپریشن ہے کیا حکومت کے اندر دیکھیں, حکومت کا مسئلہ یہ, حکومت تو ایک مستقل اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ ایک اپنا امپریشن یہ رکھنا چاہتی ہے. احتساب کر نہیں سکی لیکن امپریشن رکھنا چاہتی ہے کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. اسی لیے حکومت شفاف انتخابات کے اوپر, حکومت کے اپنے اوپر, حکومت آنے کے اوپر سوالات اٹھے ہیں, اس کو بھی حکومت اپنے اس امپریشن کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے. پھر وہ سمجھتی ہے کہ اگر حکومت کے اوپر دباؤ ایسا بڑھ جاتا ہے اور قبل از وقت انتخابات کی طرف جانا پڑتا ہے تو جو باہر بیٹھے ہوئے ووٹرز ہیں EVM کے ذریعے ان کے ووٹ بھی لیے جا سکیں, اور پاکستان کے اندر بھی آپ ووٹنگ جو ہے وہ EVM کے ذریعے کروا لیں. لیکن آپ کی سیاسی جماعتیں اگر مطمئن نہ ہوئیں, آپ کی الیکشن کمیشن آف پاکستان مطمئن نہ ہوا, تو آپ EVM کا امپلیمنٹ کیسے کر سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. لیکن ملک صاحب اپیرنٹلی تو یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. کل ہمیں پتہ ہے کہ حکومت کے پاس اتحادیوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو نمبرز پورے ہیں, تو پھر یہ جو شور شرابہ اس کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ اپوزیشن کے پاس اس کے بعد کیا آپشنز ہیں؟ آپ کے سارے ایک الیکشن پروسیس کے نظام کے اوپر سوالات اٹھتے رہیں گے. اگر آپ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر, اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر, پراپر ایک ریسرچ کیے بغیر آپ EVM کا نفاذ کر دیتے ہیں تو آپ کے الیکشن کے اوپر, انتخابات کے اوپر جتنے سوالات اٹھیں گے حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. لاسٹ الیکشن آپ کا تو پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا, اور EVM اگر کہیں خراب ہوتا ہے, پرابلم ہوتی ہے, تو حکومت کے اوپر جو الزامات آج اپوزیشن لگا رہی ہے وہ سچے ثابت ہو جائیں گے کہ یہ الیکشن کو منور کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن کے اندر دھاندلی کا ایک بڑا الیکٹرانک منصوبہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ حکومت سنجیدہ ہو تو اس کو اس پورے سسٹم کے اوپر تمام اداروں کو ان کا اعتماد لے کے عوام کے سامنے ایک ایسا لائحہ عمل رکھنا چاہیے جس کے نتیجے میں الیکشن کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو سکے. ملک صاحب, کل جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس کے حوالے سے اشارے تو ہمیں مل رہے ہیں. خان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. پھر مولان صاحب کے الزامات کی آپ نے خود ہی بات کر دی ہے. سیف ہاؤس لے جانے کی انفارمیشن انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا معاملے کو مشکوک بھی بنا رہا ہے. بہت سارے انڈیکیشنز جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ کس قسم کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں بظاہر تو لگتا ہے یہ کہ حکومت اپنی تعداد پوری کر لے گی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر اس کو سنجیدگی سے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تعداد پوری کروائی جا رہی ہے تو حکومت بیساکھیوں پہ چلنے والی حکومت ہے. پھر یہ حکومت کتنا عرصہ چل پائے گی؟ پھر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ 19 نومبر سے پہلے اس قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اٹ سیلف حکومت کے لیے مسائل کریٹ کرے گا. حکومت نے کچھ فیصلے خود غلط ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے مسائل بڑے ہوئے ہیں, اگرچہ طوفان رکا ہوا ہے, تھما نہیں ہے. تو اس لیے میرے خیال میں مشکلات حکومت کی بڑھ سکتی ہیں. یہ جلدی میں کیے ہوئے فیصلے حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ کر دیں گے.
सही। अच्छा, तो अगर ईवीएम से मुतालिक बिल पास हो जाता है जिसके मतलब वाज़ेह इशारे भी मौजूद हैं, तादाद भी पूरी है, तो फिर क्या होगा कि आइंदा इलेक्शन अपोजिशन के लिए धांधली ज़दा होंगे और खान साहब के लिए शफाफ होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे आपके 2018 पे उठने वाली जो उंगलियां हैं वो अभी तक अपोजिशन उसको इस्तेमाल भी करती है। सिलेक्टेड क्यों कहा गया इमरान खान साहब को? फिर इमरान खान साहब को अगर आने वाले इलेक्शंस के लिए अगर सारी सियासी जमातों को एतमाद लेने में कामयाब नहीं होते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ईवीएम एक बड़ा लंबा भी प्रोसेस है, आपने मशीनें लेनी है, एक्सपेरिमेंट करना है। और जो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की एक राय थी कि पहले किसी ज़िमनी इलेक्शन में, किसी बल्दियाती इलेक्शन के छोटी सी जगह पे उनको इस्तेमाल करके देख लिया जाए, एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, उसमें जो खामी उसको दूर, क्योंकि बहुत से ममालिक रिवर्स कर चुके हैं, वो इन ईवीएम से निकल चुके हैं इसलिए कि उनके यहाँ मुश्किलात पैदा हो गई थी। और अगर आप यकदम आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो मैं नहीं समझता उन इंतखाबात के ऊपर कोई ऐसा एतमाद बन सकेगा, बल्कि मुल्क के अंदर एक बड़ी तहरीक जन्म ले सकती है जो शायद मुल्क की सियासत का रुख बदल सकती है। सही। मलिक साहब, अब मैं कुछ बात करना चाहूँगी बयान हल्फी के हवाले से। राना शमीम साहब के फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट आज सामने आया, वही कह रहे हैं कि राना शमीम को हुसैन नवाज साहब जो हैं वो डील कर रहे हैं, नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं वो वहाँ पर, और बयान हल्फी की फ़ीस तक जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अदा की है। चौधरी साहब से भी सबूत नहीं लेने चाहिए कि उनके पास इस तरह की बातों का क्या सबूत है? बिकॉज मीडिया के हवाले से तो एकदम से जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं और जो है वो बिल लाने की बात की जाती है कि मीडिया के पास कोई सबूत होता नहीं और बात करते। अगर मीडिया रूल्स हुकूमत के ऊपर, वफाकी वज़रा के ऊपर लगाए जाएँ तो ये सारे नाअहल हो जाए। आप ज़रा इनके बयानात उठा कर देख लें, जो उठता है किसी के ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ाम लगा देता है, जो उठता है वो किसी को मीडिया को बायस करार दे देता है। ये वो मीडिया अपने उन साथियों को बायस करार दे रहा है जो उनको 24-24 घंटे दिखाया करते थे। तो मसला ये है कि इस हुकूमत के अगर आप बयानात के ऊपर जाएँ, इल्ज़ामात के ऊपर जाएँ, तो मैंने पहले कहा जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया, जितना आज़म स्वाति साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए, सबूत कहाँ पे थे? फिर इससे ज़रा पीछे चले जाएं, जो 35 पेंचर खान साहब 2013 के इलेक्शन में कहते रहे, नजम सेठी साहब का केस आज भी मौजूद है, खान साहब के पास तो उसका सबूत कोई नहीं है। फिर जो 12 अरब रुपये की रोज़ाना करप्शन होती थी उसके सबूत नहीं है कोई। जो आप ये कहा करते थे कि इस मुल्क में रोज़ाना इतने पैसे लूटे जाते हैं, हम उसको ला के वापस कर देंगे, मेरे ख्याल में ये हुकूमत सियासी बयानबाजी का भरपूर इस्तेमाल करने वाली पार्टी साबित हुई है। तो ये इल्ज़ामात अगर आप सामने रखें तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात जो आप बात कर रही हैं कि जो साबिक चीफ जज के इल्ज़ामात हैं वो भी इल्ज़ामात हैं। अब उनका जवाब कौन दे सकते हैं? साकिब निसार साहब दे सकते हैं। दोनों को बुलाया जाना चाहिए, लेकिन अगेन साकिब निसार साहब कहेंगे इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर आपको बाकायदा ये तहकीकात करनी पड़ेंगी कि कोई टेलीफोनिक राब्ते हैं, आप तो अब हर चीज़ का रिकॉर्ड निकल आता है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। लेकिन इससे बढ़ के जो मसला है वो ये है कि आपके अदालती जो है निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठते रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, पूरे 73 बरसों में ऐसा होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी पे आज भी देखें ना, उसके बाद क्या हुआ, उसको आप आज तक अदालती कत्ल कहते हैं। आप कुछ जजेस ने तस्लीम किया। इसलिए ये कहना कि उनके इल्ज़ामात महज इल्ज़ामात हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, इल्ज़ामात का सबूत उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें अदालत में आना चाहिए, आके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहिए, और जो उनके पास प्रूफ्स हैं या वो जो इल्ज़ामात आयद कर सकते हैं साकिब निसार साहब के हवाले से वो उन्हें सामने रखने चाहिए। तो मालिक साहब, आपको क्या लगता है मामला अब आगे चलेगा किस तरह से? क्या एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, अब इसके ऊपर जो है वो सियासत होती हम देखेंगे, या फिर जिस तरह एतजाज़ हसन साहब कल हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस मुद्दे को सही तरह से उठाना चाहते हैं तो नून लीग मुद्दा ही बन जाए इसमें और फिर जो है इस इशू को टेक अप किया। देखिए, बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ चीज़ें अपनी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंची। साकिब निसार साहब जा चुके हैं, लेकिन क्या साकिब निसार साहब के जो अमल है उस पर एतराज़ात नहीं उठे? मुल्क के सीनियर कानूनदानों ने उनके ऊपर एतराज़ात उठाए। मियां नवाज शरीफ का केस ही आप ले लीजिए, जिस तरीके से उस केस को हैंडल किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने GIT बनाई, बहुत से आईनी मारी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का यह इस्तेहकाक ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आईनी इख्तियार नहीं था कि ये GIT बनती। फिर ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि वो मॉनिटरिंग खुद करती, यानी GIT बनाना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है, GIT बना के एग्जीक्यूटिव उस पर तहकीकात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का काम है उन एविडेंस के ऊपर फैसला करना जो उनके पास आते हैं। कोर्ट्स का काम ये होता है कि जो कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का इदारा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करना कोर्ट का काम नहीं है। इसलिए लेकिन अदालतों ने उस साकिब निसार साहब की सरबराही में इनराफ किया, अपने आइनी और कानूनी जो है उनका एक डोमेन था उससे इनराफ किया। इसलिए ये सवालात इसलिए उठे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसे गलत फैसले करेगी साकिब निसार साहब की सरबराही में,
खुद JIT बनाएगी और ख़ुद जो है वो मॉनिटरिंग भी करेगी किसी एहतसाबी अमल की, तो उससे शुकूक व शुबात माजी में पैदा हुए थे और मियाँ नवाज शरीफ या उनकी फैमिली को ये कहने का मौका मिला था कि उनके साथ जो एहतसाब का जो उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जा रहे हैं ये उनको सियासत से निकालने के लिए या ये मनपसंद फैसले करवाने के लिए किए जा रहे हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो सामने आई, उसने काफ़ी हद तक एक पंडोरा बक्स खोला। अब भी ये जो है चीफ जज साहब के इल्ज़ामात ये आपके पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर एक ऐसे सवालात उठा रहे हैं जिसका किसी न किसी मौके पे आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत से माजी के ऐसे फैसले हैं जिनको सामने रखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अगर एहतसाबी अमल अदालती निज़ाम के फैसले अगर मेरिट पर होते तो शायद आज एतमाद होता लोगों का। बहुत से फैसलों के ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, क्यों नहीं लोग इस बात को मानते कि ये फैसले दुरुस्त नहीं है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो अदालती निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता रहा है और जो नज़रिया ज़रूरत है उसको भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, मैं समझता हूँ ये अदालतों के लिए भी सोचने का मकाम है। नहीं तो आपको लगता है कि साकिब निसार साहब को भी बुलवाया जाएगा और उनसे भी कोई बातचीत? साकिब निसार साहब को बुलवाया जाना चाहिए। साकिब निसार साहब के बहुत से ऐसे फैसले हैं जो उनके दायरे इख्तियार में नहीं थे, इसलिए उनको बुलाया जाना चाहिए। साबिक चीफ जज साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनको अदालत में लाया जाना चाहिए, दोनों की इस हवाले से पूछा जाना चाहिए। जो इल्ज़ामात वो आयद कर रहे हैं उनके बारे में तहकीकात की जाएँ। साकिब निसार साहब के टेलीफोन को उनका फॉरेंसिक करवाया जाए, अगर उनके कहीं राब्ते हुए हैं, कहीं वो डायरेक्शन देते रहे हैं, उन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। देखिए, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज़ की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब खुद JIT बनाए और उसकी JIT की कम्बिनेशन का फैसला करे, अफसरान का तैनाती करे, उससे आपका अदालती निज़ाम मशकूक हुआ था और वो सवालात आज उठाए जा रहे हैं। कल मजीद सवालात उठेंगे, आने वाले वक्तों में आपको मजीद सवालात उठेंगे, कई और पंडोरा बॉक्स खोलेंगे। आपको लगता है कि स्पेसिफिकली अगर इसकी बात करें तो उसका फ़ायदा मरीम नवाज साहिबा को, मियां नवाज शरीफ साहब को होने वाला है? केस में ना भी हो तो इखलाकी तौर पर अगर देखें, सियासी माइलेज उन्हें मिली है, लेकिन इस केस की प्रोसीडिंग में जब ये केसेस आगे चलेंगे तो बहुत से ऐसे कानूनी नुकात उठाए जाएंगे शरीफ फैमिली की तरफ से जो बहरहाल मैं समझता हूँ उनको सियासी तौर पे फ़ायदा होने के साथ साथ अदालती जो है उनको सपोर्ट भी मिल सकने के इम्कानात हैं, क्योंकि इस किस्म के फैसले जब इतने फैसले किए गए जिनके अंदर इतना लूप होल्स मौजूद हैं तो उसका यकीनी बात फ़ायदा उसको ज़रूर मिलता है जिस पे ये मुकदमात कायम किए गए या जिनके खिलाफ फैसले आए हों। बहुत शुक्रिया जी। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 3.5 अरब लोग फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी फेसबुक सार्फिन की तादाद तकरीबन 8 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी है जो सोशल मीडिया बिलखसूस फेसबुक का इस्तेमाल करती हैं। बिलाशुबा अस्र हाज़िर में मर्द और खवातीन सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ मुजरिमाना ज़हनियत के हामिल अफराद अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए किसी खातून से रब्ता किया गया और उसे नौकरी का झांसा देकर या मुख्तलिफ हीले बहानों से अपने जाल में फंसाकर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज ऐसे एक वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहेंगे जहाँ पर 4 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह जो है वो एक मकरू धंधे में मुलव्वस है, जिसमें मुबैना तौर पर 2 पुलिस एहलकार हैं जो अपने मजमूम मकासद के हसूल के लिए मासूम और कम उम्र लड़कियों को फेसबुक पर मुख्तलिफ तरीकों से अपने जाल में फंसाकर न सिर्फ अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं बल्कि उनकी नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल भी करते हैं, फिर लाखों रुपए का मुतालबा भी करते हैं। FIA साइबर क्राइम ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए इस ग्रोह को गिरफ्तार किया है जिन्होंने 2 कमसिन बच्चियों को असमत दरी का निशाना बनाया, उनकी नाजेबा वीडियोस रिकॉर्ड की और उनको ब्लैकमेल किया गया। अगर वो रकम की अदायगी नहीं करेंगी तो उनकी वीडियोस उनके वालिदैन तक पहुंचा दी जाएंगी, ऐसा भी कहा गया और ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर भी उनको जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। FIA के मुताबिक मुलजिम सुभान खालिद का बच्चियों के साथ सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ था, जिसके बाद उन्हें एक घर में मुलाकात के लिए बुलाया जाता है जहां उसका दोस्त इमरान अपने 2 पुलिस एहलकारों के साथ पहुंचा और लड़कियों को पुलिस रेड का कहकर डराया धमकाया, जहां चारों मुलजिमान ने बच्चियों के साथ गैंग रेप किया और उनकी तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। FIA हुकाम का कहना है कि इस जाली रेड के दौरान बच्चियों की वीडियोस बनाकर उन्हें मजीद रेप के लिए ब्लैकमेल किया जाता रहा था, जिसके बाद लड़कियों ने FIA से रब्ता किया और FIA ने तहकीकात के बाद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये है कि आए दिन ऐसे वाक़यात में इजाफा क्यों देखने में आ रहा है?
आखिर हमारे मुआशरे में फेसबुक के गलत इस्तेमाल का रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? ऐसे मुजरमाना अनासर जो अपने मज़मूम मकासद के हसूल के लिए फेसबुक का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो फेसबुक की आड़ में इतना घिनौना खेल खेल रहे हैं, उनको निशाने इबरत क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी शुमाइला खान साहिबा, डिजिटल राइट्स मीडिया एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला साहिबा। एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या और जितनी मजम्मत की जाए उसकी वो कम है। जानना मैं आपसे यही चाहूँगी कि आखिर क्या ऐसे लूप होल्स हैं इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो इस तरह के अंजाम से उनको इस्तेमाल करने वाले दो चार हो रहे हैं? ख़ास तौर पर अगर मैं स्पेसिफिकली इस वाक़े का हवाला दूँ तो मासूम लड़कियाँ, इनोसेंट लड़कियाँ जो हैं उनको रेप किया जा रहा है। आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एज अ सोसाइटी हम काफ़ी दफ़ा ट्रिवियलाइज कर देते हैं, या जो ऑनलाइन जो हमने देखा है कि वायलेंस हो रही होती है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, और वो सिर्फ जब इस तरह के वाक़यों में इस तरीके से आगे आती हैं तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो ऑनलाइन स्पेसेस हैं वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी अहम है जितनी ऑफलाइन स्पेसेस हैं, और जो वहाँ पे जिस तरह का तशद्दुद होता है या ब्लैकमेलिंग होती है वो उसकी आपकी दुनिया में बहुत उसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस होती हैं। ये इसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में जनरली औरतों का के तरफ जो रवैया है उसका भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस तरह बाहर जाएं किसी पब्लिक स्पेस में उस तरह औरतों को ट्रीट किया जाता है, उसी तरह जो है हम देख रहे हैं कि औरतों को ऑनलाइन भी ट्रीट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, हम देख रहे हैं इसको ये अब ऑनलाइन स्पेसेस में इस तरह के केसेस के अंदर आ रहे हैं, और ये रोज का जो है मामला है। जैसा हमारी एक हेल्पलाइन है उसके अंदर हमें रोज एक कोई 20 केसेस जो हैं या उससे ज़्यादा भी जो है रिपोर्ट होते हैं जिसमें लोग रीच आउट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन या ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, या उनकी तस्वीर या वीडियोस को लेके उनको किया जा रहा होता है। आपने जो पूछा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्या इश्यूज हैं, एक तो जो काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो डेफिनेशंस होती हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस में कि हरासमेंट क्या है, वो काफ़ी दफ़ा हमारा जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में या जिस तरह साउथ एशिया में उसको सही वो बैठता नहीं है। जैसा हमारे अगर देखा जाए प्राइवेसी की हमारी बहुत डिफरेंट कंसेप्शन है। तो अगर किसी की तस्वीर जो है वो जरूरी नहीं है कि शायद सेक्सुअली एक्सप्लिसिट भी हो, उसको भी लेके जो है। लेकिन शुमाइला पॉइंट ये है कि इसको अब ये तो नहीं किया जा सकता, ये तो बड़ी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल बात नहीं है कि आप जी छुड़वा दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल ही नहीं करने की, तो नहीं हो सकता ना, आपको ज़माने के साथ साथ चलना पड़ता है। मुझे बताइएगा कि हम किस तरीके से इसको मज़ीद सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं अपने नौजवान बच्चों के लिए कि वो इस तरह के झांसों में नहीं आए और फिर ट्रैप होकर इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसा। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो औरतें या जिसको भी यहाँ पे निशाना बनाया जाता है वो इन स्पेसेस को छोड़े ना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि हम उन स्पेसेस में रहें मगर एक सेफ तरीके से रहें। तो आई थिंक सबसे पहले जो है हर किसी को अपने राइट्स के बारे में, इन स्पेसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन से कवानीन जो हैं जो लागू होते हैं, तो जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, पीका जिसको कहा जाता है, वो उसके अंदर कुछ शिके हैं जिस तरह सेक्शन 21, सेक्शन 24 जो साइबर स्टॉकिंग और ब्लैकमेल से डील करती हैं। आप जाके अगर कोई आपको व्हाट्सएप के थ्रू किसी को कांटेक्ट किया जा रहा है, फेसबुक के थ्रू, उस एविडेंस को प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है FIA में जाके साइबर क्राइम विंग में उसको रिपोर्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम प्रिवेंटिव कर सकते हैं। आई थिंक बच्चों से और स्टूडेंट से बहुत एक यंग एज में प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहिए ताकि वो जब इंटरनेट करे तो वो एक महफूज तरीके से करे और उनको पता हो कि अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, अपनी तस्वीरें किसी के साथ इस तरह शेयर नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर आप
को जानते ना हो। हाँ। तो और फिर अपने अकाउंट्स को किस तरह ये बिल्कुल बचाना अवेयरनेस चाहिए। वाली बात आपने बिल्कुल अच्छी की, लेकिन ये आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अवेयरनेस जो है ये उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिए जाने का एक सिलसिला जो है वो शुरू करना चाहिए, या फिर जो है वो मजीद प्रोग्रामिंग जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है उनके अंदर कोई सिक्योरिटी वॉल्स को मजीद बढ़ाया जाना चाहिए? अब किस तरीके से जो है वो एक मौसर तरीके का हल हम ढूंढ सकते हैं इसका? बिल्कुल, इसमें आई थिंक दोनों तरफ से जो है हमें इस इशू को टैकल करना चाहिए। हाँ। सबसे पहले जो आपने बात की कि जो एक कॉन्सेप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता आगे जो प्राइवेसी एडवोकेट्स जो हैं वो कर रहे हैं कि प्राइवेसी बाय डिजाइन होना चाहिए, सेफ्टी बाय डिजाइन, कि जब ये सोशल मीडिया ऐप्स बन रही हो हाँ। तो सबसे पहले उसमें से ये देखना चाहिए कि क्या तरीका है जो यूजर है उसको सेफ रखने के लिए। यूजुअली ये होता है ऐप बन जाती है, उसके बाद में जो मसाइल आते हैं उनको ठीक किया जाता है, और जो अवेयरनेस है वो हर लेवल पे होनी चाहिए। सोशल मीडिया ऐप्स पे हर जबान के अंदर, ना सिर्फ जिसका अंग्रेजी के अंदर, उर्दू, हर रीजनल लैंग्वेज के अंदर, और हमारे स्कूलों में भी ये जो है सिखाना चाहिए। तो आई थिंक हर लेवल पे जब हम अपनी अवेयरनेस, अपनी सेफ्टी को वो बढ़ाएंगे तभी जो है हम सिक्योर कर सकेंगे, और जो हमारे अंदर सबसे जो वल्नरेबल तबका है, जैसा बच्चे, औरतें, उनको हम टीनेजर्स। यस, बहुत शुक्रिया जी। शमाइला खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डिजिटल राइट्स मीडिया एक्सपर्ट। छोटा सा हमें क्विकली ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खेल के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है, उसको शामिल करेंगे साथ में। वेलकम बैक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2031 तक बड़े इवेंट्स के मेजबान ममालिक का ऐलान कर दिया है जी। आईसीसी की वेबसाइट के मुताबिक 2024 से 2031 तक तमाम बड़े इवेंट्स के मेजबान ममालिक की तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी 2025 में होगी। टूर्नामेंट पाकिस्तान में 1996 के बाद आईसीसी का बड़ा इवेंट होगा। वर्ल्ड कप 1996 की मेज़बानी पाकिस्तान के साथ भारत और श्रीलंका ने मुश्तरका तौर पर की थी। पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने ट्विटर पर कहा कि ये फ़ख्र और खुशी की बात है कि पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी करेगा। चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि ये खबर लाखों पाकिस्तानी शायकीन, बैरून मुल्क और दुनिया भर में मौजूद शायकीन के लिए खुशी का बायस होगी कि अजीम टीमें और खिलाड़ी एक्शन में होंगे और हम दुनिया को बावर कराएंगे कि हम कितने अजीम मेज़बान हैं। लेकिन ये बात कैसे नज़रअंदाज की जाए कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली को उस वक्त बड़ा धचका लगा था जब रवां साल 18 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान को मनसूख करके वापस चली गई थी। उसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी अपना दौरा पाकिस्तान मुलतवी करने का ऐलान कर दिया, और अब रवां महीने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने तस्दीक की है कि उनकी क्रिकेट टीमें 2022 में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। आईसीसी ने बताया कि जून 2024 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी वेस्टइंडीज के साथ अमेरिका को दी गई है, जहां 2010 में भी टूर्नामेंट खेला गया था। भारत और श्रीलंका 2026 में T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे, जिसके बाद 2027 में आईसीसी का एक और इवेंट होगा। नामीबिया पहली मर्तबा क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तहम इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका भी मुश्तरका मेज़बान होंगे। वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और एक साल बाद भारत चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। आईसीसी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में मुश्तरका तौर पर होगा, और उससे कबल आयरलैंड और स्कॉटलैंड को 1999 वर्ल्ड कप मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ था। आईसीसी के शेड्यूल का आखिरी इवेंट जो है वो अक्टूबर और नवंबर 2031 में वर्ल्ड कप है, जो भारत और बांग्लादेश में खेला जाएगा। 10 सालों के शेड्यूल में पाकिस्तान महज एक इवेंट की मेज़बानी ही करेगा, जबकि हमसाया मुल्क भारत मुताबिक इवेंट्स की मेज़बानी करेगा। न्यूजीलैंड की वापसी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आईसीसी में सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज पीसीबी के चेयरमैन 10 सालों में पाकिस्तान को एक इवेंट मिलने पर खुशी की खबर करार दे रहे हैं। क्या ये वाकई खुशी की खबर है या पीसीबी की आईसीसी में कमज़ोर पोजीशन है? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, ये वाकई बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम जो है वो हमें कंसिडर तो किया गया, चाहे 2025 में जाकर किया गया, चाहे एक बार किया गया, या फिर आपको लगता है कि ये भी जो आईसीसी के अंदर हमारी कमज़ोर लॉबिंग है उसी का शाखसाना है कि हमें एक तरह से नज़रअंदाज भी किया गया है? बहुत शुक्रिया। ये खुशी की खबर है या फ़ख्र की बात है, इस पे तो मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। इससे ज़्यादा अहम बात है जो आपने न्यूजीलैंड की हरकत की
کا ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح ستمبر میں جس دن میچ ہونے والا تھا وہ بالکل ایک اچانک ایک اعلان کر کے کہ ان کی سیکیورٹی کو خدشات ہیں وہ چلے گئے تھے، اور اس کے بعد انگلینڈ نے بھی یہی ہمارے ساتھ حرکت کی تھی۔ تو اس وقت ہمارے کرکٹ بورڈ نے بڑے غصے سے اور بڑے عزم کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ کہا تھا کہ اب یہ ہماری بات آئی سی سی میں سنیں گے، ہم ان کو منہ توڑ قسم کا موقف اختیار کریں گے اور پھر ان کو بتائیں گے کہ اس طرح کی چیز کیوں کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے تمام پاکستان والوں نے کرکٹ کے شائقین نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا کہ اگر وہ ایک بے عزتی ہماری کر کے گئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ آئے نیوزی لینڈ والے، انہوں نے ہماری میزبانی کا لطف اٹھایا، ہم نے ان کے لیے بڑے انتظامات کیے، بہت بھاگ دوڑ کی، بہت کچھ ان کے لیے کیا، اور وہ جاتے جاتے ہمیں یہ سنا کے چلے گئے کہ آپ کے انتظامات ٹھیک نہیں ہیں۔ ویسے ہی ہے جیسے آپ کوئی مہمان ہو اور کتنی دنوں تک مہمان رہے اور پھر جاتے ہوئے آپ کو ایک گالی سی دے کے چلا جائے۔ تو بڑی مناسب بات تھی کہ آئی سی سی میں سخت موقف ہونا چاہیے تھا۔ میں نے کئی موقعوں پہ کہا تھا کہ آئی سی سی کی اسپیشل میٹنگ آپ کال کریں، کیونکہ آئی سی سی کے قوانین ہیں کہ اگر کوئی ملک جو ہے کسی مسئلے پہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہے تو 5 اور ساتھی ممالک کو ملا کے وہ اسپیشل میٹنگ کال کر سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ ان کی معمول کی میٹنگ تھی جو شیڈیول تھی، یہ کہ T20 کے بعد میٹنگ ہوگی اور اس میں ہو، چلے اسی میں ہی بات کر لیتے۔ اب انہوں نے اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کیا، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ شاید یہ موضوع وہاں پہ چھیڑا ہی نہیں گیا۔ ظاہر پاکستان نہیں چھیڑنا تھا، نیوزی لینڈ کو تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ نہیں چھیڑا گیا، اور اس کی بجائے ہمیں یہ خوشخبری بھی سنائی جا رہی ہے اور کہا رہا ہے کہ بڑے فخر کی ہمارے لیے بات ہے۔ تو یہ ایسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک لالی پاپ جو ہے وہ آئی سی سی نے ہمیں دیا ہے کہ لیں جناب، آپ جو بچہ ایک رو رہا ہو نا تو اس کو ایک ٹافی دے دیتے ہیں، لالی پاپ دے دیتے ہیں کہ آپ رونا دھونا نہ کریں اور آرام مطمئن ہو جائے۔ اب اس میں اچھی بات ہے کہ کوئی ایک ٹورنامنٹ تو ہمارے بھی حصے میں آ رہا ہے، لیکن آپ نے جیسے ابھی تفصیل بتائی ہے، کوئی ملک انہوں نے چھوڑا نہیں جس کو کچھ نہ دیا ہو، اور خاص طور پہ میں آپ کی جو تفصیلات سن رہا تھا اس میں انڈیا کو محل 3 یا 4 ایونٹس دیے گئے ہیں، کبھی بنگلہ دیش کے ساتھ، کبھی کسی ملک کے ساتھ، 3 کم از کم دیے گئے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ فیاضی ہے کہ انڈیا کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، دوسرے ہر ملک کو دیا جا رہا ہے، کوئی ملک انہوں نے چھیڑا، جنوبی افریقہ اور اس ریجن میں ممالک دیے گئے۔ تو کیا اس میں پھر کون سی ایسے ڈھول بجانے والی بات ہے؟ آخر پاکستان جو ہے وہ ایک سینئر ملک ہے، یعنی جو ٹیسٹ کھیلنے والے ممالک ہیں ان میں ہماری پوزیشن بڑی اونچی ہے۔ ہم 50 کی دہائی میں ہم ٹیسٹ کلب کا حصہ بنے تھے اور ہماری کارکردگی ہمیشہ بڑی اچھی رہی ہے۔ تو اگر ہمیں ایک بھی ایونٹ نہیں ملنا تھا تو ہمیں پھر کیا ملنا تھا؟ تو اگر یہ چیز ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی شاندار فیاضی کا مظاہرہ نہیں کیا، جو کم از کم جو کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو سکتی تھی وہ کی گئی ہے، اور یہ ایک بڑی ہی کوئی میرا خیال ہے کہ کمزور قسم کی صورتحال ہے، تو اس میں کوئی شادیانے بجانے والی کوئی بات نہیں۔ صحیح۔ اچھا خالد محمود صاحب، ایک اور چیز وہ یہ کہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طریقے سے نیوزی لینڈ جو ہے وہ یہاں پہنچ کر دورہ بیچ میں اس طرح سے چھوڑ کر واپس چلے گئے اور انہوں نے ایک بھونڈا سا جواز ہمیں دیا۔ اب ہمیں جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے وہ 2025 کا دیا جا رہا ہے، جب یہاں تک اس حد تک چیزیں ہو سکتی ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آ کر دورہ بیچ میں دھورا چھوڑ کر واپس کوئی ٹیم جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور ہم نے اس طرح سے جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہم نے کیا، تو پھر ہم کس امید پر بیٹھے کہ 2025 میں جو ہے کسی اور چیز کو جواز بنا کر پاکستان سے یہ بھی جو ہے وہ چھین لیا جائے موقع؟ تو کل کس نے دیکھی ہے؟ آپ کے خدشات بالکل ٹھیک ہیں، بالکل مناسب ہیں۔ جس ملک کی حالات یہ ہوں جیسے کہ ہمارے ہیں کہ جب چاہے کوئی ٹیم آئے اور جب چاہے چلی جائے اور کوئی جواز اس کا بھی نہ ہو، تو ان کے ساتھ یعنی ایک آئی سی سی ایونٹ کا پروگرام تبدیل کرنا تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی اس سے بھی کم معقول وجہ بتائی جا سکتی ہے کہ جی آپ کے ملک میں پھر خدشات ہو گئے ہیں، اب آپ کے ملک میں بھی چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے کہ جی آپ کے ہمسایہ ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہے،
تو وہ اس سے آپ لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ ہم انڈیا کو کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا آپ سے ذرا دور ہے اور پڑوسی ملک ہے، وہاں آسانی سے ہو جائے. تو یہ تو بڑی آسان سی بات ہے. بات یہ ہے کہ جس کا ڈر ہی کوئی نہ ہو، جس کا خوف ہی کوئی نہ ہو، جس کا لحاظ ہی کوئی نہ ہو، جس کی آواز ہی کوئی نہ ہو، جس کا اثر ہی کوئی نہ ہو، تو اس کے ساتھ تو جب چاہے کچھ کیا جا سکتا ہے. اور یہ آپ کا یہ سوچ اور یہ خدشہ بالکل جائز ہے کہ 2025 کس نے دیکھا ہے، ابھی 4 سال اس میں باقی ہیں، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو خالد محمود صاحب، ضرورت کیا چیز کرنے کی ہے؟ کیا آئی سی سی میں لابنگ اگر ہماری سٹرونگ ہو جائے گی تو جو ہے وہ ہماری پوزیشن تھوڑی بہتر ہو جائے گی؟ اب کیا آسٹریلیا، انگلینڈ اور انڈیا کی جو یہ لابی ہے، اس کو کس طریقے سے بریک کیا جا سکتا ہے، یا اپنی جگہ آئی سی سی میں کس طرح سے بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، یہ لابی جو ہے یہ آج سے 30-40 سال پہلے تو نہیں ہوتی تھی. پاکستان جو تھا یہ ان ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اور میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جنوبی افریقہ میں جب نسل پرست حکومت تھی، یہ میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو اگرچہ اقوام متحدہ نے بھی اس کو غلط کہا تھا، ساری دنیا میں اعتراض تھے، ان کا بائیکاٹ ہوا تھا، لیکن آئی سی سی جو زمانے کی آئی سی سی تھی، اور اس کے جو 3 اہم ممبران تھے، 2 خاص طور پہ، دونوں فاؤنڈنگ ممبر تھے، ایک انگلینڈ تھا اور ایک آسٹریلیا تھا، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ جاتے تھے اور کرکٹ کھیلتے تھے، اور کسی طرح وہ رکتے نہیں تھے. اس وقت کے کرکٹ بورڈ نے، اس کے عبدالحفیظ کارزار صاحب اس کے سربراہ تھے، انہوں نے اتنا سخت موقف اس پہ اختیار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی یہ دوگلی پالیسی اور آپ کی منافقت جو ہے دوسرے ممالک نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے اس پہ سری لنکا کو ساتھ ملایا، انہوں نے جو ویسٹ انڈیز تھا اور اس طرح کے دوسرے ممالک، ان سب کو اپنے ساتھ ملایا اور بہت سخت موقف اختیار کیا، اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کو بتایا کہ اگر آپ کرکٹ ان کے ساتھ روابط قائم رکھتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتے، آپ اپنی کرکٹ علیحدہ کھیلیں اور ہم اپنی کرکٹ جو ہے علیحدہ کھیلیں گے. اور اس کا خاطر خواہ اثر ہوا. آسٹریلیا کا جو دورہ تھا وہ جنوبی افریقہ کا، وہ منسوخ ہوا. آپ ریکارڈ چیک کریں، 1976 میں غالباً ان کا دورہ تھا، طے شدہ تھا، وہ منسوخ کرنا پڑا. اور صرف انہوں نے ایک منت کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ اچھا ہم وہ دورہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی ٹیم بھیجیں تاکہ ہماری جو کرکٹ کا سیزن ہے وہ خالی نہ جائے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی ٹیم جو تھی وہ آسٹریلیا جا کے کھیلی. بڑے شاندار 3 میچ ہوئے جس میں عمران خان اور سرفراز نواز نے بڑی اچھی بالنگ کی. تو یہ حالات تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہم پر چھا رہے ہیں. بھارت ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہے، اور انڈیا کے جو خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں اور ہماری کرکٹ کے بارے میں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس طرح آپ قدم قدم پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وہ کہیں گے اچھا جی آپ تو اپنی ایک گروپ علیحدہ بنا لیں، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلیں اور زمبابوے کے ساتھ کھیلیں اور یہ کریں، ہم 3-4 ممالک جو ہے اپنی کرکٹ خود کھیلیں گے. تو اس کی تیاری پاکستان کو کرنی چاہیے، لابی کرنے چاہیے. 10 ممالک ہیں، 10 میں سے 4-5 آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں. وہ بھی اسی طرح اس سارے بگ 3 کے فارمولے سے ناراض ہیں، ان کو بھی یہ فارمولہ اسی طرح ناپسند ہے جس طرح ہمیں ناپسند ہے. لیکن اس میں اگر آپ کوشش ہی نہیں کریں گے اور جا کے ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو پھر ہر آنے والا دن جو ہے وہ پہلے سے خراب سے خراب تر ہوتا ہے. نہیں تو یہ کس قسم کا بلاک؟ کیا اگر ایشیائی بلاک کی بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی بیچ میں خالد محمود صاحب، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا؟ انڈیا، افغانستان اور بنگلہ دیش بھی شاید جو ہے وہ ساتھ اگر مل جائیں تو پھر وہ والا بلاک بھی جو ہے وہ نہیں بن سکتا. تو کس قسم کا بلاک جو ہے ہم بنا سکتے ہیں، یا کون سے 4-5 ممالک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ مل سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ویسٹ انڈیز ہمیشہ ان باتوں میں مخالف رہا ہے، وہ بگ 3 کے خلاف ہے کیونکہ ان کے پاس کرکٹ کے لیے فنڈز کی کمی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو جتنے فنڈ ہیں اور جتنا بھی آمدنی ہے وہ برابر تقسیم ہونی چاہیے. زمبابوے جو ہے ان کے بھی حالات ہیں اور بڑے خاصے خراب حالات ہیں. سری لنکا جو ہے اس میں غیر جانبدار ہے، وہ ٹھیک ہے ہندوستان کے بھی زیر اثر ہے لیکن ان کو بھی اپنا مفاد عزیز ہے، ان کو بھی کرکٹ اپنی کو بہتر کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. یہ 3-4 ممالک تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.